अब देखो, सबसे पहली बात कि पुष्यभूति वंश भारत में कब चल रहा था? 600 ईस्वी के बाद में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन हुआ है? राजा हर्षवर्धन। ठीक है, राजा हर्षवर्धन इनके सबसे महत्वपूर्ण राजा थे इस साम्राज्य के। अब देखो, इसका जो नाम है पुष्यभूति क्यों पड़ा? क्योंकि हर्षवर्धन से पहले पुष्यभूति नामक एक राजा शासन किया करता था। और दोस्तों, पुष्यभूति साम्राज्य ये कहां पर लोकेटेड था? कहां पर लोकेटेड था? कहां पर बसा हुआ था? ये बसा हुआ था हरियाणा के आसपास इलाकों में। ठीक है, हरियाणा में बसा हुआ था ये। हरियाणा में एक थानेसर नाम की जगह है, वहां पर पुष्यभूति साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, और आगे चलकर हर्षवर्धन इसका महानतम राजा हमारे सामने आता है। अब देखो, आपको यह भी पता रहना चाहिए कि गुप्त काल भारत में कब खत्म हो गया था। ठीक है, गुप्त काल भारत में कब खत्म हो गया था? 550 ईस्वी तक आते आते गुप्त काल खत्म हो चुका था, यह बात पहले ही बता चुका हूं। और उत्तर गुप्त काल ये भारत में कब से कब तक रहा है? 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। ठीक है, नोट डाउन मत करना क्योंकि इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल होगी, तो लिखना मत, सिर्फ आप समझने की कोशिश करना एक्चुअल में क्या चल रहा है। गुप्त काल 550 ईस्वी तक आते आते खत्म हो चुका था। गुप्त काल में कौन कौन से राजा हुए हैं? समुद्रगुप्त हुआ है, कुमारगुप्त फर्स्ट हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड हुआ है। ये सब राजा थे, ये सब राजा थे गुप्त काल के। ओके, तो ये 550 ईस्वी तक खत्म हो जाता है। इसके बाद में उत्तर गुप्त काल चालू हो जाता है और ये भी दोस्तों 200 सालों तक रहता है। और हम मतलब 550 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच में भारत में क्या चल रहा था वही बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैंने 600 ईस्वी लिखा है ना, ये इस टाइम पर राजा हर्षवर्धन आ चुका था। यानी कि अगर मैं राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य की बात करूं तो कब से लेकर कब तक गद्दी पर बैठे थे? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक राजा हर्षवर्धन की चर्चा अपन इस टाइम पीरियड में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखें कि गुप्त काल का टाइम क्या था और उत्तर गुप्त काल का टाइम पीरियड क्या था। और हम पुष्यभूति साम्राज्य है उसका अध्ययन अपन उत्तर गुप्त काल के ही अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, और राजा हर्षवर्धन का भी शासन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पुष्यभूति साम्राज्य कब शासन कर रहा था भारत में? जब भारत में उत्तर गुप्त काल चल रहा था। मैं आपको एक बार सिचुएशंस बता देता हूं कि भारत में कौन कौन से राजवंश इस टाइम पर शासन कर रहे थे। यानी कि 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के बीच में भारत में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से वंश थे। कई बार अगर आप एमसीक्यू टाइप एग्जाम देते हो, ये तो आपका कॉलेज का सब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन सब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल हैं उनमें पूछ लिया जाता है। उत्तर भारत में दोस्तों एक एक वंश था कान्यकुब्ज नाम का, कान्यकुब्ज। ठीक है, और कान्यकुब्ज वंश की जो लोकेशन थी वो क्या थी? उत्तरी भारत। ठीक है, यानी कि ये लोग मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर शासन किया करते थे। ठीक है, उत्तरी भारत में। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करूं कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, उनका वंश कहां पर चलता था? कन्नौज नाम की एक जगह थी यूपी में, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, यहां पर वो शासन किया करते थे। और कन्नौज किस में आता है? उत्तरी भारत में आता है। कन्नौज में किसका शासन था? मोखरी वंश का। सॉरी, कान्यकुब्ज, वापस से सुनो थोड़ा सा। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के बीच में भारत में कौन कौन शासन कर रहा था। तो मोखरी वंश का शासन कहाँ पर था? कान्यकुब्ज नाम की एक जगह थी, एक्चुअली जगह का नाम था कान्यकुब्ज, जो कि कनौज में पड़ता था। ठीक है, और ये कनौज है, ये उत्तरी भारत में आता है। मोखरी वंश कहाँ पर शासन कर रहा था? कन्नौज उत्तर प्रदेश की एक जगह है कान्यकुब्ज। आगे बात करते हैं मगध, यानी कि जो बिहार वाला इलाका है उस पर कौन शासन कर रहा था? अभी गुप्त वंश के ही जो शासक बचे हुए थे वो शासन कर रहे थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था? गौड़ वंश, गौड़ वंश। ठीक है, एक जगह थी दोस्तों वल्लभी। ये जो मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ ये जगहों के नाम है।
इन जगहों पर ये वंश शासन कर रहे थे। वल्लभी एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? मैत्रक वंश। मैत्रक वंश के राजा यहाँ पर शासन कर रहे थे वल्लभी नाम की जगह पर। और दोस्तों एक जगह थी थानेसर। थानेसर कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर पुष्यभूति वंश शासन कर रहा था। तो यूनिट नंबर 3 में अपन सिर्फ थानेसर में जो शासन कर रहा था पुष्यभूति वंश, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कुल मिलाकर कि उत्तर गुप्त काल में निम्नलिखित वंश उभर कर सामने आए। उत्तर गुप्त काल में, उत्तर गुप्त काल कब से कब तक था ये? 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के बीच में, ठीक है। 755 को या 750 राउंड फिगर में याद रखो, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर भारत में उत्तर गुप्त काल में निम्नलिखित वंश उभर के सामने आए, यानी कि कान्यकुब्ज नाम की जगह है, वहां पर मोखरी वंश शासन किया करता था। मगध नाम की जगह, वहां पर गुप्त वंश के राजा अभी तक शासन कर रहे थे जो बचे हुए थे, ठीक है। पश्चिम बंगाल में गौड़ वंश शासन कर रहा था और वल्लभी गुजरात नाम की जगह वहां पर मैत्रक वंश शासन कर रहा था और थानेसर नाम की जगह वहां पर पुष्यभूति वंश था, ठीक है। तो यहां तक आपको सबको क्लियर है। तो अब देखो, ये तो इस बात हो गई कि इन 200 सालों के दरमियान यानी कि 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक भारत में कौन कौन शासन कर रहा था। ये जो थानेसर में शासन कर रहे थे ना पुष्यभूति वंश के जो राजा, ये बड़े ताकतवर थे, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में अपन सिर्फ पुष्यभूति वंश पर ही फोकस करेंगे। हम गौड़ वंश, मैत्रक वंश, मोखरी वंश, मैत्रक वंश ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं। देखो अब राजा हर्षवर्धन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राजा हर्षवर्धन ये कौन से वंश के, कौन से साम्राज्य के राजा थे? पुष्यभूति वंश की राजा थे ये हर्षवर्धन। इनका शासनकाल आपको ध्यान में रखना है, सन 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है। गुप्तों का पतन 550 ईस्वी तक हो चुका था, ये भी याद रहना चाहिए। और दोस्तों हर्षवर्धन मतलब जो पुष्यभूति वंश था उसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश का एक और नाम है वर्धन वंश, ठीक है, वर्धन वंश। और पुष्यभूति नाम क्यों पड़ा है वर्धन वंश का? क्योंकि दोस्तों एक राजा था पुष्यभूति नाम का, उसी के नाम पर वर्धन वंश का नाम पुष्यभूति पड़ गया था। तो वर्धन वंश कहूं या पुष्यभूति वंश कहूं एक ही बात है। इसी का एक राजा था हर्षवर्धन जो कि बड़ा महान था, ठीक है। अब देखो अपन वर्धन वंश के जो राजा हुए हैं उनकी वंशावली पढ़ लेते हैं। ये क्लास 1.5 घंटे से तक चल सकती है, तो लास्ट तक टिके रहना, ये चैप्टर में कंप्लीट ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। लिखना मत कुछ भी। जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के जो राजा थे, रानियां थी, इनके नाम एक बार देख लेते हैं। तो मैं एक तरफ लिखूंगा राजा, एक तरफ लिखूंगा इनकी रानियों के नाम, ठीक है। एक राजा था नरवर्धन, वर्धन वंश का एक राजा नरवर्धन, ठीक है। इसकी जो पत्नी थी, इसकी जो वाइफ थी, उसका क्या नाम था? वज्रणी देवी, वज्रणी देवी नाम था। इसके अलावा दोस्तों नरवर्धन के तुरंत बाद में राज्यवर्धन प्रथम ने शासन किया था, प्रथम, ठीक है। इसकी पत्नी का क्या नाम था? अप्सरा देवी, अप्सरा देवी। इसके बाद में आदित्य वर्धन, आदित्य वर्धन ने शासन किया था। इसकी पत्नी का क्या नाम था? महासेन गुप्त, महासेन गुप्त देवी। और इसके तुरंत बाद में प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन ने शासन किया था। और इसकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है, ये मैं बार बार आपके सामने बोलने वाला हूं, यशोमती देवी, ठीक है। पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश के जो राजा और रानियां थी आपके सामने नाम लिखा है। नरवर्धन इसकी पत्नी वज्रणी देवी, राज्यवर्धन फर्स्ट अप्सरा देवी इसकी पत्नी थी, आदित्य वर्धन महासेन गुप्त देवी, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती देवी, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ राजा हर्षवर्धन की, और राजा हर्षवर्धन किसकी संतान था? प्रभाकर वर्धन की संतान था, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की 3 औलादे हुई हैं, ठीक है। एक तो बेटी थी और 2 बेटे थे। तो प्रभाकर वर्धन जो राजा था, ठीक है, प्रभाकर वर्धन, इसके 3
बेटे बेटियां हुई हैं उनके नाम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक तो हुए हैं राज्यवर्धन सेकंड, क्योंकि राज्यवर्धन प्रथम तो पहले से ही हो चुके, तो अब इनका नाम सेकंड हो जाएगा। और जो दूसरे बेटे थे यानी कि राज्यवर्धन सेकंड के जो छोटे भाई थे उनका नाम क्या था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। और इनकी एक बहन थी हर्षवर्धन की, उसका नाम क्या था, राज्यश्री। राज्यश्री, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इनके जो राजा थे, इनकी जो रानियां थी। हमें ये कैसे पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, हमें अभिलेख मिले हैं। हमें क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। अभिलेख क्या होता है, मतलब किसी पत्थर पे कुछ लिख दिया राजा ने, या फिर किसी कागज पे कुछ लिख दिया, उनको अभिलेख कहा जाता है। तो दोस्तों हमें 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, हर्षवर्धन के 3 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। उन अभिलेखों के नाम क्या क्या है ये भी लिख सकते हैं अपन। एक तो है बांसखेड़ा, बांसखेड़ा का अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। एक सोनीपत, यानी कि सोनीपत हरियाणा में, तो वहां से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। एक दोस्तों मधुबन, ये भी बिहार में प्राप्त हुआ है, मधुबन का अभिलेख। तो इन अभिलेखों से, क्योंकि उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग जान रहे हैं, ठीक है। अब देखो भारत में इस समय, यानी कि ये टाइम कौन सा चल रहा है डियर, 550 ईस्वी के बाद का चल रहा है भारत में। इस टाइम पर दोस्तों विदेशी जनजातियों का आक्रमण भारत में होने लगा था। बाहर के लोग यहाँ पर अटैक करते थे, लूट के लिए अटैक करते थे, क्योंकि भारत के जो मंदिर थे वो धन संपदा से भरे हुए थे। बाहर के लोग हमेशा से आकर्षित होते आए हैं, ठीक है। अब देखो 550 ईस्वी के बाद में दोस्तों हूणों ने आक्रमण कर दिया था भारत पर लगातार। हूणों का, ये एक विदेशी जनजाति थी हूण। तो अभी जो प्रभाकर वर्धन था, ठीक है, हर्षवर्धन का पिता, फादर, प्रभाकर वर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने जो इसका बेटा था राज्यवर्धन सेकंड, इसको भेजा हुणों को हराने के लिए, ठीक है, हुणों को हराने के लिए। तो राज्यवर्धन सेकंड हुणों को हरा तो देता है, भगा देता है उनको कुछ दिनों के लिए, लेकिन राज्यवर्धन सेकंड जब घर आकर के देखता है तो प्रभाकर वर्धन की मौत हो जाती है बीमारी से, ठीक है। और ये देख के वो बहुत दुख, उसको सदमा लग जाता है कि जो मेरे पापा हैं वो चले गए हैं। तो इसी सदमे में पर जो राज्यवर्धन सेकंड है उन्होंने कहा कि मैं तो संन्यास ले रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे जो पिता है वो खत्म हो चुके हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया, यानी कि दून दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना भजन ध्यान करते थे राज्यवर्धन सेकंड, ठीक है। और इसके अलावा प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी ना, क्या नाम था, यशोमती। यशोमती हो जाती है सती, ठीक है। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर कि जो मेरे पति हैं, मेरे शोहर, वो मर गए हैं, तो वो सती हो जाती है, यानी कि लकड़ियों पर बैठकर खुद को अग्नि के हवाले सौंप सौंप देती है। यही तो सती प्रथा होती है, ठीक है। तो यशोमती जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी वो सती हो चुकी है अब। तो राज्यवर्धन ने संन्यास ले लिया है, पत्नी सती हो गई है, खत्म हो गई है। अब बचा कौन, बचा हर्षवर्धन और राज्यश्री। हर्षवर्धन बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था, ठीक है। तो अब देखो ये जो राज्यश्री थी, हर्षवर्धन की जो बहन थी, इसकी शादी किसके साथ में होती है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने मतलब लग गया था कि मैं अब जाने वाला हूं, ठीक है, तो मैं अपनी बेटी की शादी करके चला है जाता हूं। तो राज्यश्री जो कि हर्षवर्धन की सिस्टर थी, ठीक है, राज्यश्री, इसकी शादी किसके साथ में होती है, कन्नौज की एक राजा थे। कन्नौज कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और कन्नौज के एक राजा के नाम क्या था, ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा नाम था। राजेश्री की शादी है वो ग्रह वर्मा के साथ में हुई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मालवा का जो राजा था ना, मालवा कहां पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश का जो बीच वाला हिस्सा है उसी को मालवा कहते हैं, ठीक है। मालवा का जो राजा था, ठीक है, ये काफी चिढ़ता था, जो थानेसर के जो राजा हुआ करते थे उनसे काफी चिढ़ता था, यानी कि जो प्रभाकर वर्धन है काफी चिढ़ता था, ठीक है। तो राजेश्री का जो पति था, क्या नाम था उसका, ग्रह वर्मा। मालवा का एक राजा था देवगुप्त, काफी चिढ़ता था ये, ठीक है। तो देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी, ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, क्योंकि ये चिढ़ता था इन लोगों से, ठीक है। और राज्यश्री का क्या हुआ, राज्यश्री को बंदी बना लिया गया,
इसके पति को तो मार दिया गया और देवगुप्त ने इसको बंदी बना लिया। ठीक है, यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। ओके, अब देखो मालवा का जो राजा था, आगे कहानी सुनो। मालवा का जो राजा था जिसने हत्या की थी ग्रहवर्मा की, उसका एक दोस्त था। वो दोस्त कौन था? गौड़ वंश का राजा इसका दोस्त था। पश्चिम बंगाल में गौड़ वंश शासन कर रहा था 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। गौड़ वंश का शासन था पश्चिम बंगाल में। तो मालवा का जो राजा था उसने दोस्ती कर ली गौड़ वंश के राजा, जिसका नाम था शशांक, यानी कि देवगुप्त और शशांक की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब मैंने आपको कहा था कि जो राज्यवर्धन सेकंड था वो संन्यास ले चुका है, तो राज्यवर्धन सेकंड को भी मार दिया जाता है। राज्यवर्धन सेकंड को भी मार दिया जाता है। अब देखो इनका परिवार की हालत देखो, आप इनके परिवार में कोई नहीं बचा है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो कि हर्षवर्धन का पापा था वो बीमारी के कारण खत्म हो चुका है। ठीक है, और राजेश्री का जो पति था, क्या नाम था उसका, ग्रहवर्मा, उसकी हत्या हो चुकी है, वो भी मर गया। जो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी वो भी सती हो चुकी है। तो यहाँ पे 3 लोग खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब बचा कौन? बचा हर्षवर्धन की बहन और हर्षवर्धन खुद। ठीक है, तो राजेश्री है, जब वो न्यूज सुनती है कि जो मेरा पति है वो भी मर गया है, मेरी मम्मी है वो भी मर गई है, मेरे पापा हैं राज प्रभाकर वर्धन वो भी मर गए हैं, तो ये भाग करके जंगलों में चली जाती है। कौन चली जाती है? राजेश्री भाग करके जंगलों में चली जाती है। कौन से जंगलों में? विंध्याचल के। विंध्याचल के जंगल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीचों बीच स्थित है विंध्याचल के जंगल, वहां पर ये भाग जाती है। ठीक है, तो हर्षवर्धन अपनी बहन के खो जाने से बड़ा परेशान हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। ठीक है, और एक सेनापति इनका साथ देता है जिसका नाम था भांडी। ठीक है, हर्षवर्धन का साथ कौन देता है? हर्षवर्धन का साथ देता है एक भांडी नाम का एक व्यक्ति, जो कि सेनापति था। सेनापति था, पुष्यभूति वंश में सेनापति का काम किया करता था। तो हर्षवर्धन ने क्या कहा कि शशांक ने मेरे बड़े भाई जिसका नाम था राज्यवर्धन सेकंड उसको मार दिया है। तो भांडी तुम एक काम करो, तुम जो शशांक था जिसने मेरे बड़े भाई की हत्या की है तुम उस पर हमला कर दो। ठीक है, तो भांडी भांडी को हर्षवर्धन कहता है कि आप शशांक पर हमला कर दो क्योंकि मेरे बड़े भाई को मार दिया है। ठीक है, अब देखो हर्षवर्धन जब विंध्याचल की पहाड़ों पर जंगलों में चला जाता अपनी बहन को ढूंढने के लिए, तो वहां पर एक बौद्ध भिक्षु मिलता है। ठीक है, जब वो अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा होता है तो वहां पर एक बौद्ध भिक्षु मिलता है जंगलों में। तो बौद्ध भिक्षु बता देता है कि जो तुम्हारी बहन है काफी दिनों से वो जंगल में भटक रही है भूखी प्यासी, तो वो लोकेशन बता देता है उसकी सिस्टर की। तो इस तरह से हर्षवर्धन और राजेश्री का मिलन हो जाता है। दोनों भाई बहन आपस में गले लगते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं, यानी कि वो बातें करते हैं कि हमारी जो मम्मी है वो भी खत्म हो गई है, पापा वो पहले ही चले गए हैं, और जो हमारा बड़ा भाई था, ठीक है, क्या नाम था उसका, राज्यवर्धन सेकंड, वो भी खत्म हो चुके हैं। तो इसकी जो बहन है राजेश्री वो इसको दिलासा देती कि भाई मैं आप पर विश्वास रखती हूँ, आप वर्धन वंश को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों इस टाइम पर हर्षवर्धन की उम्र थी मात्र 16 वर्ष। अब 16 वर्ष की उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनमें कितनी बुद्धि रहती है आप सब जानते हो। ठीक है, 16 वर्ष के थे हर्षवर्धन और ये गद्दी पर बैठ जाते हैं, और गद्दी पर बैठने का जो इनका टाइम था 606 ईस्वी था। ठीक है, तो राजेश्री अब अपने भाई को गद्दी पर बिठा देती है। अब हमें ये सब कुछ कैसे पता चल रहा है कि उसकी बहन वो विंध्याचल के पहाड़ों की तरफ भाग गई थी, बीच में बौद्ध भिक्षु मिला था जंगलों में, राजा हर्षवर्धन को वो बता देता है। ये सब कैसे पता चलता है? दोस्तों एक कवि रहता था, कवि रहता था हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था? बाण भट्ट। दोस्तों बाण भट्ट ने है ना 2 चीजें लिखी हैं, आपको याद रखना है। एक तो लिखी है कादम्बरी, 2 ग्रंथ लिखे हैं, कादम्बरी, और एक लिखा है हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने। ठीक है, तो उन किताबों की सहायता से कि कादम्बरी और हर्षचरित किताबों की सहायता से हमें पता चलता है कि ये कहानी क्या चल रही थी, सीन क्या चल रहा था। अब देखो
जो राज्यश्री का जो पति था, हस्बैंड था, वो कहाँ का राजा था? वो कनौज का राजा था। ठीक है, कहाँ का राजा था? कनौज का राजा था। अब हर्षवर्धन क्या कहता है कि बहन तुम एक काम करो, मैं थानेसर पर शासन करता हूं, तुम कनौज पर शासन करो। लेकिन उसकी बहन कहती है मुझे शासन प्रशासन का कोई ज्ञान नहीं है, एक काम करते हैं, कनौज पर तुम मेरे साथ में मिलकर के शासन करोगे, यानी कि कनौज पर संयुक्त शासन करते हैं राज्यश्री और हर उसका जो भाई रहता है, ठीक है, हर्षवर्धन, वो संयुक्त शासन करते हैं कनौज पर। कनौज पर पहले किसका शासन था? राज्यश्री के पति का। क्या नाम था उसका? ग्रह वर्मा। ग्रह, वो तो मारा गया था। ठीक है, किसने मारा था? पश्चिम बंगाल में एक वंश शासन कर रहा था, गौड़ वंश, वहां का एक राजा था शशांक, तो उसने हत्या कर दी थी राजश्री की पति की। अब देखो, ये तो आपको यहां तक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि भारत में 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के बीच में क्या चल रहा था और राजा हर्षवर्धन के परिवार पर क्या बीत रही थी। तो यहां तक किस किस को मैं डिस्कस करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इस बार वापस से आ सकता है। क्या सवाल है? राजा जो हर्षवर्धन था उसकी विजय अभियान, उसके विजय अभियान, यहाँ पर अपन बात करेंगे किस किस राजाओं को हराया था राजा हर्षवर्धन ने। ठीक है, कौन कौन से युद्ध जीते थे? तो राजा हर्षवर्धन वो वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश के एक महानतम राजा थे। आपको आंसर की शुरुआत ऐसे करनी है। और इन्होंने काफी युद्ध जीते हैं, काफी बहादुर थे, साहसी थे, इसलिए दोस्तों इनको कई टाइटल्स मिले हैं, कई उपाधियां मिली ही हुई हैं। उपाधियां जानते हो ना, जिस राजा को उपाधि मिलती है यानी कि वो बहुत बड़ा राजा था। ठीक है, जितनी ज्यादा भारी भरकम जिस राजा की उपाधि होगी, ठीक है, नाम के पीछे लगती है उपाधि, उस राजा ने उतने ही बड़े काम किए होंगे इतिहास में। जैसे कि राजा हर्षवर्धन की उपाधियों के नाम में लिखता हूं, परम भट्टारक। ठीक है, परम भट्टारक। और इनका क्या उपाधि थी? और मगध नरेश, मगध नरेश। ठीक है, और शिलादित्य, शिलादित्य, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि पहाड़ की तरह बिल्कुल कठोर होता है और अपने शत्रुओं पर टूटकर हमला करता है। तो ये सब उपाधियां थी राजा हर्षवर्धन की। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूं कि राजा हर्षवर्धन जब 606 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा, तब गद्दी पर बैठते ही जनता को दिखा दे कि मैं योग्य शासक हूं, और गद्दी पर बैठते ही कुछ राजपूताना क्षेत्र यानी कि राजस्थान के जो कुछ इलाके थे उन पर कब्जा कर लिया, अपने में मिला लिया। साथ ही साथ पंजाब का जो दक्षिणी हिस्सा था, ठीक है, पंजाब का दक्षिणी था यानी कि नीचे वाला जो पंजाब है, ठीक है, वो हिस्सा भी वर्धन वंश के अंदर मिला लिया। ठीक है, और राजा हर्षवर्धन इतना ताकतवर था कि इसने पूरे बंगाल, ठीक है, पूरे बंगाल कोमा पूरे बिहार, इसके अलावा दोस्तों एक कामरूप नाम की जगह पड़ती थी, कामरूप। ठीक है, ये जगह कहां पर थी? असम में थी, असम। तो कामरूप के राजा भी वो डरते थे। ठीक है, यहाँ इन राजाओं पर भी प्रभुत्व स्थापित किया था। साथ ही साथ वल्लभी के राजाओं को भी मतलब अधीन रखा अपने, वो गुलामी स्वीकार करते थे राजा हर्षवर्धन की। और सिंध, सिंध कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में है, यहाँ तक इनका दबदबा था। ठीक है, साथ ही साथ कश्मीर। तो बंगाल, बिहार, कामरूप, वल्लभी, सिंध, कश्मीर, इन इलाकों पर भी प्रभुत्व था, यानी कि इन इलाकों के जो राजा थे वो गुलामी स्वीकार करते थे। किसकी? राजा हर्षवर्धन की। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो युद्ध हुए हैं, ठीक है, किन किन राजाओं को हराया है, उस पर बात कर लेते हैं। ये सवाल 20 नंबर का आया हुआ है। ये तो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि बहुत ही महान थे और उनकी उपाधियों के नाम ये है। ठीक है, वो जब गद्दी पर बैठे 606 ईस्वी में, तब राजपूताना क्षेत्र को और पंजाब का जो दक्षिणी भाग है उसको अपने मिला लिया। साथ ही साथ कुछ क्षेत्र जैसे कि बंगाल, बिहार, कामरूप, वल्लभी, वल्लभी कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और सिंध कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। और कश्मीर, ठीक है, इन इलाकों के राजा गुलामी स्वीकार करते थे, अधीनता उन्होंने स्वीकार कर रखी थी। अब देखो जो मेन कंटेंट है, मेन बॉडी रहेगी सवाल की, वो क्या रहेगी? जो राजा शशांक था, ठीक है, राजा शशांक के साथ में लड़ाई। राजा शशांक तो कौन था? पश्चिम बंगाल का एक राजा था गौड़ वंश का। राजा शशांक के साथ युद्ध, ये विजय अभियान पढ़ रहे हैं अपन राजा हर्षवर्धन के। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या लिखना है कि
देखो, शशांक कहाँ का राजा था? शशांक दोस्तों, शशांक का जो शासन था वो पूरे बिहार में भी चल रहा था और साथ ही साथ बिहार के कुछ हिस्सों में भी चलता था, राजा शशांक का। अब राजा शशांक दोस्तों शैव धर्म को मानता था, यानी कि भगवान शिव को मानता था, एक ही भगवान है उनके अनुसार, वो है भगवान शिव। तो वो बौद्ध धर्म से काफी चिढ़ता था। और दोस्तों राजा शशांक ने ही जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पूरा सच उनको जानने के लिए मिल गया था, उस पेड़ को ही कटवा दिया था। उस पेड़ का नाम क्या था? बोधि वृक्ष। उसको कटवा दिया था राजा शशांक ने। ठीक है। लेकिन राजा हर्षवर्धन ने अपने पूरे जीवन में शशांक पर मतलब काफी सारे युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अपना अधिकार नहीं जमा सका, क्योंकि राजा शशांक है वो भी काफी ताकतवर था। और राजा शशांक की जो मौत होती है वो युद्ध के कारण नहीं होती है, प्राकृतिक मौत होती है, यानी कि वो बीमार वगैरह होकर के मर गया होगा राजा शशांक, लेकिन हर्षवर्धन ने तो नहीं मारा था। ठीक है। और इस तरह से राजा हर्षवर्धन ने मौके का फायदा उठा करके कामरूप, जो कि असम में पड़ता था, कामरूप, ठीक है, तो असम, कामरूप के जो राजा थे इनको कुछ इलाके दे दिए। किसके इलाके दे दिए? शशांक के जो साम्राज्य था, गौड़ वंश का जो शासन चल रहा था, राजा शशांक का जो क्षेत्र था उसका कुछ हिस्सा कामरूप को दे दिया, कामरूप के राजाओं को खुश करने के लिए दे दिया। ये आपको याद रखना है पहले पॉइंट में, राजा शशांक के साथ में युद्ध। अब सेकंड पढ़ते हैं, राजा शशांक ने वल्लभी पर विजय पाई थी। वल्लभी कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात को मैं जी जे लिख रहा हूँ, ठीक है। पर विजय, ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा, विजय। इसमें क्या लिखना है? देखो, गुजरात का जो वल्लभी स्थान था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, ठीक है। क्योंकि आप देखो गुजरात की जो लोकेशन है उसके जस्ट ऊपर राजपूताना इलाके आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। इसके जस्ट नीचे आते तो महाराष्ट्र आ जाता है। इसके अगर अपन राइट साइड में चलते हैं गुजरात के, तो इसमें मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से आ जाते हैं, यानी कि वल्लभी एक इंपॉर्टेंट जगह थी। और गुजरात है वो तट से भी लगा हुआ है। जिस राजा का गुजरात पे शासन होगा वो अपने समुद्री व्यापार को भी बढ़ा सकता है, वो मुनाफा कमा सकता है व्यापार के माध्यम से। तो वल्लभी पर हर कोई कंट्रोल करना चाहता था, हर किसी की निगाहें वल्लभी की तरफ हुआ करती थी। तो यह सामरिक दृष्टि से, यानी कि स्ट्रेटेजिक, सामरिक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था वल्लभी। और वल्लभी के जो राजा थे वो कौन थे? ध्रुवसेन सेकंड। आपको थोड़ी सी कहानी भी याद रखनी है, अगर आपको एक दो बार रटेंगे तो सारा सब कुछ रटा जाएगा ये। वल्लभी के राजा कौन थे? ध्रुवसेन सेकंड। ध्रुवसेन सेकंड, ठीक है। तो इन पे हमला कर देते हैं हर्ष, हर्ष इन पर हमला कर देते हैं, ध्रुवसेन सेकंड। अब ध्रुवसेन सेकंड है वो दोस्तों इतना ताकतवर नहीं था, ठीक है। ध्रुवसेन सेकंड कमजोर था। तो ये भाग जाते हैं, कहाँ भाग जाते हैं? भड़ोच भाग जाते हैं। भड़ोच भी कहाँ पर पड़ता है? एक जगह है गुजरात में। और इस टाइम पर भड़ोच का जो राजा था उसका नाम क्या था? दद सेकंड। भड़ोच का जो राजा था उनकी यहाँ पर शरण ले लेते हैं भाग करके, क्योंकि इनको लगता है कि राजा हर्ष मुझे मार देंगे। तो ये भाग करके भड़ोच के जो राजा थे दद्द सेकंड, उनकी यहाँ पर शरण ले लेते हैं। उसके बाद में राजा हर्षवर्धन ने वल्लभी को अपने नियंत्रण में ले लिया कुछ टाइम तक। और राजा हर्ष ने संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए ध्रुवसेन सेकंड के साथ में क्या किया? संबंध अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो राजा हर्ष ने अपनी एक बेटी की जो शादी थी वो ध्रुवसेन सेकंड के साथ में करवा दी थी, ठीक है। ये जो शादियां हुआ करती थी ये राजनीतिक शादियां हुआ करती थी। राजा अपनी बेटियों को राजाओं को क्यों देते थे पहले? क्योंकि अगर दो परिवारों के बीच में शादियां होती है तो दो परिवारों के संबंध अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से जब दो रियासतों या दो क्षेत्रों के जो राजा हैं वो अगर विवाह बंधन में मतलब विवाह बंधन में आते हैं या फिर अपनी राजकुमारियों की शादियां राजकुमारों के साथ में करते हैं, तो दोनों रियासतों के बीच में कभी युद्ध नहीं होंगे, ठीक है। तो अपनी बेटी की शादी, राजा हर्ष ने अपनी बेटी की शादी ध्रुवसेन सेकंड के साथ में कर दी, क्योंकि वो शांति चाहते थे। हर्षवर्धन वो ऐसा चाहते थे कि ये ध्रुवसेन सेकंड है वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरा कहना माने, ठीक है। अभी हम पता कैसे चलता है दोस्तों? ये हमें एक दान
पत्र से पता चलता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? नौसारी दान पत्र। ये दान पत्र क्या होते हैं? राजा पहले काफी सारा दान दिया करते थे, ठीक है, और वो कुछ पेजों में लिखा करते थे कि हम इस इलाके के राजा को कुछ दान दे रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ही एक दान पत्र था, नौसारी दान पत्र। उससे हमें ये पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन सेकंड के साथ में अपनी बेटी की शादी करवा दी, क्योंकि हर्षवर्धन है वो अच्छे संबंध चाहते थे ध्रुवसेन सेकंड के साथ में। इसके अलावा अपन तीसरे पॉइंट पे आते हैं अब, कच्छ और सूरत पर विजय। कच्छ कहाँ पर पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है कच्छ, ठीक है, और सूरत ये भी गुजरात में पड़ता है। तो राजा हर्षवर्धन ने यहाँ के जो राजा थे उनको भी हरा दिया था और उनसे भी गुलामी स्वीकार करवाई थी। तो ये सब कैसे पता चलता है कि कच्छ और सूरत पर के जो राजा थे वो भी डरते थे राजा हर्षवर्धन से? दोस्तों, एक चीन का यात्री था, क्या नाम था उसका? हेवेन सांग। चीन का यात्री हेवेन सांग, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम क्या है? सी यू की। हेनसांग जो चीन का यात्री था, चीन से भारत में आया था, उन्होंने एक बुक लिखी है सी यू की। तो उसमें बताया था कि राजा हर्षवर्धन का मतलब दबदबा था कच्छ और सूरत में, मतलब इनकी चलती थी। फोर्थ अपन पढ़ते हैं विजय में, सिंध विजय। पाकिस्तान का जो सिंध है, ठीक है, उस पर भी विजय हासिल की थी। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये बाण भट्ट की जो एक किताब थी हर्षचरित या हर्षचरितम, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। इसके बाद में एक और जगह पर जीत हासिल की थी, क्या नाम था? कांगोद। ये कहां पर पड़ता है डियर? ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी के पास में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास में। यहां पर विजय हासिल की थी, इनके राजाओं को भी हराया था। इसके अलावा दोस्तों, जो नेपाल का जो इलाका था वहां के राजाओं को भी हराया था, उनसे कहा था कि आप भी मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे, आप मेरे खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेंगे कभी भी, और टाइम टू टाइम आप मुझे नजराने गिफ्ट वगैरह देते रहेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और याद रखना, कामरूप जो कि एक असम का इलाका था, यहाँ के भी राजाओं को हराया था, ठीक है, राजा हर्ष ने, ठीक है। ये हो गए, 7 हो गए, 6 7, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 8वां, राजा पुलकेशिन सेकंड के साथ में युद्ध। अब दोस्तों कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। अब तक राजा हर्षवर्धन जीतते आ रहे थे, लेकिन जब चालुक्य वंश के जो राजा थे पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, तो जब इनसे लड़ाई की तब हार गए थे। राजा हर्षवर्धन हार गया था, ठीक है, जब चालुक्यों के राजा पुलकेशिन सेकंड से लड़ाई की। तो लास्ट इसमें लिख सकते हैं अपन पंजाब और मिथिला। मिथिला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बिहार के ही कुछ इलाकों को मिलाकर मिथिला कह दिया जाता है, ठीक है। तो पंजाब के जो दक्षिणी वाला हिस्सा है और मिथिला के जो क्षेत्र हैं बिहार के, उन पर भी कंट्रोल स्थापित किया था, उनके राजाओं को भी अधीनता स्वीकार करवाई थी, ठीक है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं जो राजा हर्षवर्धन था उनका पूरे लगभग उत्तर भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित था, ठीक है। तो ये कहानी किस किस को समझ में आई है? जो राजा थे हर्षवर्धन, दोस्तों ये खुद हिंदू सनातन धर्म के उपासक थे, ठीक है, शुरुआत में, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं से मिलते रहते थे। जैसे कि जब अपनी बहन को ढूंढने के लिए जंगलों में गए थे, तब इनको एक बौद्ध भिक्षु मिला था, उन्होंने ज्ञान दिया होगा इनको, तो बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे। इसलिए राजा हर्षवर्धन ने समय समय पर अपने साम्राज्य में कुछ ऐसी सभाएं या फिर ऐसे सम्मेलन बुलवाए थे जिसमें पंडित भी बैठे रहते थे, जैन धर्म के लोग भी बैठे रहते थे और बौद्ध धर्म के लोग भी बैठे रहते थे, ठीक है। और ये धर्म पर चर्चा करते थे कि इंसानियत का, मानवता का भला कैसे हो, ठीक है। तो हर्ष ने अपने शासन काल में संपूर्ण उत्तर भारत जीता तथा शांति को भी स्थापित किया। हर्ष शिव उपासक था, भगवान शिव की पूजा करता था। बौद्ध भिक्षु दिवाकर से प्रभावित होकर, अब देखो कौन ऐसा बौद्ध भिक्षु था जिससे राजा हर्षवर्धन है वो बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट लेने लगा? एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर नाम से। तो इन्होंने बताया होगा कि बौद्ध धर्म ऐसा है। तो राजा हर्षवर्धन
कि मतलब उत्सुकता, मतलब एक्साइट हो गए बौद्ध धर्म को जानने के लिए। और फिर हर्षवर्धन ने अपनी पूरी लाइफ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अब देखो पहला सम्मेलन पढ़ते हैं कि धर्म पर चर्चा करवाने के लिए राजा हर्षवर्धन ने कौन कौन से सम्मेलन ये बुलवाए थे। ये सवाल आ चुका है पहले भी और आने के फिर से चांस, अगर 10 नंबर का सवाल इस चैप्टर से आता है। तो कन्नौज का सम्मेलन इसमें याद रखेंगे, पहला है कन्नौज का सम्मेलन। यहां पर काफी सारे लोग आए थे। कन्नौज का सम्मेलन, अब देखो कन्नौज कहां पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। देखो एक तो ये जो चीन का यात्री था हेनसांग, ठीक है, हेनसांग, ये भी बौद्ध धर्म को जानने का इच्छुक था। ठीक है, और हेनसांग किसको सपोर्ट करता था, ये बौद्ध धर्म को सपोर्ट करता था। ठीक है, बौद्ध धर्म को सपोर्ट करता था। तो हेनसांग से भी प्रभावित हो गया और राजा हर्षवर्धन दिवाकर से भी खुश थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी बातें कही। तो कनौज में पहली बार सम्मेलन बुलाया गया। तो हर्ष ने कनौज में एक धर्म सभा रखी। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना बस, कनौज का जो सम्मेलन था इसमें एक बहुत बड़ी ऊंची मीनार बनाई गई थी, कुछ इस तरह की मीनार बनाई गई थी और इस मीनार पर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की गई थी। भगवान बुद्ध की इस मीनार पर, ऊंची मीनार पर एक मूर्ति स्थापित की थी राजा हर्षवर्धन ने। अब दोस्तों जो बड़े बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे, ठीक है, और अन्य धर्मों के जो लोग थे वो हेनसांग से काफी चिढ़ते थे। वो इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि राजा, उनको लग रहा था कि ये जो राजा है हर्षवर्धन, इनको अपनी बातों में ले लिया है। हेनसांग ने और बौद्ध भिक्षु दिवाकर ने राजा हर्षवर्धन को अपनी बातों में बहला फुसला लिया है। इसलिए जो राजा है वो शिव धर्म का उपासक था, भगवान शिव को मानता था, लेकिन ये तो बौद्ध धर्म की तरफ इंटरेस्ट ले रहा है। तो हेनसांग की हत्या के काफी सारे प्रयास किए गए। यहाँ पर जो हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म के जितने फॉलोअर्स थे उनका बड़ा मान सम्मान करता था। तो ब्राह्मण थे, उनको कह दिया कि भाई हेनसांग को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हेनसांग की हत्या के काफी सारे प्रयास किए गए और काफी सारे ब्राह्मणों को सजा भी दी गई। इसमें बस ये याद रखना है कनौज के सम्मेलन में कि भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई, हेनसांग की हत्या के प्रयास किए गए और कई ब्राह्मणों को सजा भी दी गई क्योंकि उन्होंने मारने की कोशिश की थी हेनसांग को। अब देखो दूसरा सम्मेलन अपन पढ़ रहे हैं, प्रयाग का सम्मेलन, यानी कि प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद नाम था पहले, प्रयाग का सम्मेलन। तो यहाँ पर भी धर्म सभा रखी, अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठा हुए और काफी दिनों तक यह धर्म सभा चली थी। ठीक है, तो इस सम्मेलन में कौन कौन आए, राजा हर्ष के जो पदाधिकारी होते थे, जो सरकारी कर्मचारी होते थे, वो सब आए, है ना। प्रशासन के अंदर जो अधिकारी काम करते हैं, सेना के अंदर जो अधिकारी काम करते हैं, वो भी प्रयागराज सम्मेलन में आए। इसके अलावा अनेक धर्माचार्य, यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े आचार्य थे, जिनको वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मणिक ग्रंथ, गीता, रामायण ये सब कुछ याद था, वो भी आए। इसके साथ में कई सारे भिक्षु भी आए, बौद्ध धर्म के कई सारे भिक्षु भी आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये सब कुछ आए, यहाँ पर पदाधिकारी, धर्माचारी, भिक्षु आए। इसके अलावा दोस्तों प्रयागराज में जब धर्म सभा रखी गई तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनाई गई थी, एक विशाल भवन का निर्माण किया गया। ठीक है, और ये सम्मेलन कैसे चालू हुआ, इसका जो पहला दिन था, पहले दिन भगवान बुद्ध की पूजा गई, फिर भगवान सूरज की पूजा की गई, बाद में भगवान शिव की पूजा की गई थी इस सम्मेलन में। ठीक है, और इस सम्मेलन में बहुत ज्यादा रुपया, पैसा है, कपड़ा है, वो दान में दिया गया, दान में दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि राजा हर्ष ने 10,000 ब्राह्मण भिक्षुओं को सोने की मुद्राएं दी थी। ठीक है, सोने की सिक्के वगैरह दिए थे। ठीक है, 10,000 ब्राह्मणों को, और कपड़े भी दिए थे ब्राह्मणों को राजा हर्षवर्धन ने। इसके अलावा ये जो प्रयागराज का सम्मेलन है, ऐसा कहा जाता है कि 75 दिन तक चला था। ठीक है, यहाँ पर अनार्यों को भी दान दिया गया था। अनार्य कौन लोग थे, जो कि आर्य वंश से नहीं आते थे, जो अपने आप को आर्य नहीं मानते थे, उन व्यक्तियों को भी यहाँ पर दान मिला था। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से खुश होकर अपने घर लौटा था। तो दो सम्मेलन हो चुके हैं, एक तो कनौज का सम्मेलन, एक प्रयागराज का सम्मेलन। किस किस को ये सम्मेलन समझ में है।
ये भी एक 20 नंबर का सवाल आ चुका है। हर्षवर्धन का प्रशासन, मतलब बहुत बड़े इलाके पर, पूरे लगभग उत्तर भारत पर राजा हर्षवर्धन का शासन रहा है। तो बड़े इलाके पर शासन करने के लिए कुछ अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती है। राजा खुद जाकर के थोड़ी शासन करेगा पूरे इलाकों पर, वो तो बस डिसीजन देने का काम करता है। अपने अधिकारियों को वो मैनेजमेंट देखता है उनका, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था गुप्तों जैसी थी। गुप्त वंश में जो कुछ चल रहा था 550 ईस्वी तक, यानी कि समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड ने जिस तरह का शासन किया था 550 ईस्वी तक, वैसी ही प्रशासनिक की व्यवस्था है वो राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य में दिखती थी। दूसरा पॉइंट क्या लिखना आपको, राजा हर्षवर्धन का जो प्रशासन था बहुत अत्यधिक सामंतवादी था, यानी कि कुछ लोगों को कुछ लोगों को राजा हर्ष है वो ये कह देता था कि भाई तुम ये इलाके संभालो, इन इलाकों से तुम्हें राजस्व भी वसूलना है और साथ में साथ सैनिक भी रख सकते हो, क्योंकि इस इलाके की तुम्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है। इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, सामंतवादी व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। और विकेंद्रित व्यवस्था थी। विकेंद्रित का मतलब क्या होता है, शक्तियां बिखरी हुई थी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, विकेंद्रित शक्तियां थी राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य में। यानी कि हर्षवर्धन अपने सामंतों को कह देता था, सामंत कौन होते थे, योग्य आदमी, इनके परिवार का भी कोई आदमी हो सकता है, रिश्तेदार नातेदार, तो उनको कह देता था कि तुम अपने इलाकों का राजस्व वसूलेगो, यानी कि जो किसान खेती वगैरह करते हैं उनसे टैक्स लोगे तुम लोग, और तुम लोग सैनिक भी रखो अपने साथ में, कानून व्यवस्था भी तुम्हें बनाए रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर शक्तियां बिखरी हुई थी, यानी कि राजा हर्ष के पास में भी शक्ति थी और सामंतों के पास में भी शक्ति थी। अगर मैं आपसे बोलूं केंद्रित शासन था, केंद्रित शासन का मतलब क्या होता है, सिर्फ सिर्फ राजा के पास में शक्तियां होती थी। और विकेंद्रित में क्या होता है, राजा के अलावा अन्य व्यक्तियों के पास में भी शक्ति होती थी। और क्या याद रखना है आपको, राजा सबसे ऊंचे स्तर का व्यक्ति होता था, ठीक है। अंतिम जो डिसीजन सुनाया करता था वो राजा ही सुनाता था, ठीक है। अगर छोटे मोटे अधिकारियों से कोई बात सुलझ नहीं रही है तो राजा के पास में दरबार में इकट्ठा होते थे सब कुछ। और राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता था, ठीक है। न्यायाधीश और भी होते थे, लेकिन अगर मामला उनसे निपट नहीं रहा है, कोई मुकदमा उनसे निपट नहीं रहा, तो वो राजा के पास में चले जाते थे। और धर्म का रक्षक था जो राजा हुआ करता था वर्धन साम्राज्य में, वो धर्म की रक्षा भी करता था। और राजे हर्षवर्धन ने तो धर्म की रक्षा भी की है। कैसे, उन्होंने अलग अलग पंडितों को बुलाया था, जैन धर्म के लोगों को बुलाया, बौद्ध धर्म के लोगों को बुलाया, बाहर के जो यात्री थे उनको भी बुलाया कि धर्म पे चर्चा करो। तो धर्म का रक्षक थे ये लोग। ये बातें कैसे पता चलती है हमें, इनका जो कवि था बाण भट्ट, उसकी हर्ष चरित्र और कादम्बरी से पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो जिस तरह से मौर्य साम्राज्य में आपने पढ़ा है कि जो राजा अशोक था, इसके अलावा चंद्रगुप्त था, वो दिन भर काम करते रहते थे अपनी जनता के लिए, तो इसी तरह से हर्षवर्धन भी पूरे दिन काम करता रहता था, जनता के बीच में जाते थे, ठीक है। और जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति होता था, ठीक है, जिसने क्राइम किया होता था, उसको पनिशमेंट मिलता था, और जो अच्छा काम करता उसको प्राइज वगैरह मिला करता था, ठीक है। तो ये तो याद रखना है, साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं कि जो वर्धन वंश के जो महल हुआ करते थे राजाओं के, ये काफी वैभवपूर्ण रहते थे, यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं थी, ठीक है, सारे दास नौकर चाकर, ठीक है, सब कुछ था यहाँ पर। राजा की सेवा में कुछ व्यक्ति काम किया करते थे, आपको उन व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो काम किया करते थे राजा के दरबार में रह करके। एक तो देखना है महाप्रतिहारी, नाम थोड़े से अजीब से लगेंगे क्योंकि ये अपन बात कर रहे हैं 1500 साल पहले की, तो नाम भी थोड़े से अजीब से लगेंगे आपको। एक था चामर ग्राहिणी, ये भी राजा की सेवा करता था। और एक याद रखेंगे प्रतिहारीजन, ये देखो पोस्ट के नाम है, नौकरियों के नाम है, किसी व्यक्तियों के नाम नहीं है, ठीक है। तो और याद रखेंगे तांबुल, ये अधिकारी भी राजा की सेवा करता था। और एक याद रखेंगे कंकर वाहिनी, ये कुछ अधिकारी थे जो कि राजा की सेवा में लगे रहते थे। महलों की जो सुरक्षा थी दोस्तों, बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था थी, काफी बॉडीगार्ड्स वगैरह लगे रहते थे। और जो हर्षवर्धन था वो आपने देखा कि 10,000 ब्राह्मणों को कितने सारे कपड़े दिए हैं, सोने की मुद्राएं दी हैं।
तो बड़ा परोपकारी व्यक्ति था, बड़ा काइंड हार्टेड व्यक्ति था, सबकी सुनता था, सबकी मदद करता था राजा हर्ष, बड़ा दानी व्यक्ति था। इसके अलावा सड़कों को बनाया, ठीक है, नई नई सड़कें बनाएगी और सड़कों की रखवाली के लिए व्यक्ति भी वहां पर नियुक्त किए गए। और जो यात्री बाहर से आता था, जैसे कि हैमसंग जैसे यात्री आते थे, उनके ठहरने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह भी बनाए गए थे, ठीक है। अब देखो, राजा की सहायता कौन करता था पहले? मंत्री परिषद। आज के टाइम पर प्रधानमंत्री की भी सहायता कौन करता है? मंत्री परिषद। वैसे ही राजा हर्षवर्धन की सहायता कौन करता था? अलग अलग निर्णयों को लेकर मंत्री परिषद करता था सरकारी कामों में, ठीक है। इन मंत्रियों को अमात्य व प्रधान अमात्य कहा जाता था। देखो, जो राजा के मंत्री होते थे उनको क्या कहा जाता था पहले? अमात्य। और बड़े मंत्रियों को क्या कहते थे? प्रधान अमात्य। जैसे कि बड़े मंत्रियों को अपन कैबिनेट मंत्री कहते हैं, छोटे मंत्रियों को क्या कहते हैं? उप मंत्री कहते हैं या फिर राज्य मंत्री कहते हैं। तो अब छोटा मंत्री तो हो गए अमात्य और बड़ा मंत्री हो गया प्रधान अमात्य, ठीक है। ये भी मदद किया करते थे राजा के प्रशासन के। इसके अलावा दोस्तों कुछ और अधिकारी भी आपको ध्यान रखने हैं। एक अधिकारी का नाम मैं लिख रहा हूं, संधि विग्राहिक। इस व्यक्ति का काम क्या होता था कि किसी से राजा को युद्ध करना है, किसी से संधि समझौता करना है, ये संधि विग्राहिक राजा को बताता रहता था, ठीक है। इसके अलावा अक्षय पटलिक, अक्षय पटलिक ये अधिकारी, इसका क्या काम होता था? जितने भी सरकारी कागज रहते थे उनको जांचने का काम ये करता था। कौन? अक्षय पटलिक। इसके अलावा दोस्तों और भी याद रख सकते हैं, रह जाए तो अच्छी बात है। महाबालाधिकृत, ये सेना का एक अधिकारी हुआ करता था। और घोड़ों की जो सेना होती थी, अश्वरोही सेना, घोड़ों की सेना को संभालने का काम करता था अश्व सेना अध्यक्ष, ठीक है। इसी प्रकार से हाथियों की जो सेना होती थी उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था, गज सेना अध्यक्ष। इसके अलावा दोस्तों दूत भी रहा करते थे। दूत क्या काम करते थे? राजा का मैसेज वगैरह, चिट्ठी वगैरह लेकर के दूसरे राजा के पास में जाया करते थे, ठीक है। ये तो हो गए अधिकारियों के नाम। वापस से याद करो तुम लोग। संधि विग्राहिक, इसका क्या काम था? राजा को किससे संधि करनी है, समझौता करना है, किसके साथ में युद्ध वगैरह करना है, किसके साथ में शांति स्थापित करनी है, लड़ना नहीं है। संधि विग्राहिक ये बताता है राजा को। अक्षय पटलिक अधिकारी क्या काम करता है? सरकारी कागजों को जांचने का काम। महाबाली अधिकृत ये एक सेना का अधिकारी हुआ करता था। इसके अलावा अश्व सेनाध्यक्ष, गज सेनाध्यक्ष, गज मतलब हाथी, एलिफेंट, ठीक है। तो ये हाथियों की सेना संभाला करता था। इसके अलावा दूत वगैरह रहा करते थे मैसेज को ले जाने के लिए। अब देखो, जैसे कि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत को राज्यों में बांटा गया है प्रशासनिक सुविधा के लिए। राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा राज्य को फिर जिलों में बांटा गया है। जिले में कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, वो सब कुछ जिले का देखता है। उसके अलावा दोस्तों तहसील होती है। तहसील में कौन होता है? एसडीएम होता है, जिला मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं अपन, ठीक है। तो इसी तरह से राजा हर्ष ने अपने साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। जैसे कि जो देश था उसको राष्ट्र कहा जाता था। आज के टाइम पर जिस चीज को आप देश कहते हो, 1500 साल पहले उसको राष्ट्र कहते थे। और ये जो राष्ट्र थे वो भुक्ति में बटे हुए थे, यानी कि जिस चीज को आप प्रांत कहते हो, स्टेट कहते हो, राज्य कहते हो, उसको पहले क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। इस तरह से आपको याद रखना है। और भुक्ति फिर विषय में बटे होते थे। विषय मतलब जिला, और जिले भी बटे होते थे गांव में। तो विषय फर्दर किस में बटे होते थे? ग्रामों में। तो आप मुझे बताओ प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? विषय कैसे हो गई? विषय के ऊपर भी तो है। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। जिस तरह से आप कहते हो कि सरपंच काम संभालता है गांव का, वैसे ही 1500 साल पहले गांव का मुखिया कौन होता था? ग्रामिक होता था। अब दंड व्यवस्था बड़ी कठोर थी। राजा हर्षवर्धन के टाइम पर किसी को बख्शते नहीं थे। किसी ने अगर चोरी कर ली है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी ने किसी के घर में डकैती डाल दी है, व्यापारी को लूट लिया है, बड़ी सख्त सजाएं हुआ करती थी,
ठीक है, हाथ पैर तुड़वा दिए जाते थे, आंखें नोच ली जाती थी। तो इस तरह की सजाएं जब रहती है तब हर कोई पाप करने से कतराता है। और राजा हर्षवर्धन ने सजाएं ऐसी कठिन क्यों रखी थी? ताकि वर्धन वंश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। अगर आप सजा कम दोगे, सजा नहीं दोगे, तो किसी की भी हिमाकत हो सकती है, वो कुछ भी कर सकता है कोई व्यक्ति। तो शांति और सुरक्षा करने के लिए राजा हर्षवर्धन ने दंड के कठोर नियम बनाए थे। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है षड्यंत्र रचते टाइम कि राजा हर्ष को मरवा देना है, ठीक है, और राज्य के विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो उसको क्या सजा मिलती थी? वो जीवन भर जेल के अंदर रहता था, चक्की पीसता रहता था, आजीवन उसको कैद दी जाती थी। इसके अलावा दोस्तों, उसके जो शरीर के पार्ट्स होते हैं उनको काट दिया जाता था। अब देशद्रोह कितना बड़ा एक गुनाह है, यानी कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए तो देश में कोई जगह ही नहीं बचती है। तो कई बार कुछ व्यक्तियों को देश से निकाल भी दिया जाता था, उनके अंगों को काट दिया जाता था, साथ ही साथ उन पर आर्थिक जुर्माना यानी कि पेनल्टी वगैरह लगाई जाती थी, पैसे देने पड़ते थे, ठीक है, तभी तो अपराध रुकेगा। और राजा हर्षवर्धन इतने निर्मम नहीं थे। कई बार जब मेले लगते थे, उत्सव होते थे, कोई त्योहार आता था, तब अपराधियों का जो अपराध है, ठीक है, जो चोर होते थे, डकैत होते थे, ठीक है, उनका जो क्राइम है वो माफ भी कर दिया करते थे, ठीक है, ताकि सब जनता है वो मिलजुल कर एक साथ रहे। अब देखो, अपन थोड़ी सी अर्थव्यवस्था में देख ले, क्योंकि प्रशासन में आपको अर्थव्यवस्था भी लिखनी पड़ती, यानी कि राजा हर्षवर्धन के कमाई के स्रोत क्या क्या थे, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। तो राजा हर्षवर्धन ने ठोस एवं दृढ़ आर्थिक नीति का पालन किया। राजा को आय को चार उदारता पूर्वक खर्च करते थे। अब देखो, वर्धन वंश के पास में पैसा कहाँ से आता था? राजस्व से आता था। कुछ मतलब लूटपाट, जब मतलब किसी राजा को हरा दिया तब वहां से लूट करके ले गया है। और तीसरा स्रोत क्या था? किसी राजा ने कोई गिफ्ट दे दिया है, महंगा गिफ्ट, नजराना दे दिया है, तो ये सब कमाई के स्रोत थे, ठीक है। तो अब देखो, राजा हर्षवर्धन अपनी कमाई को चार भागों में बांट देते हैं, चार भागों में बांट देते हैं। एक जो हिस्सा है वो धार्मिक कार्यों के लिए खर्च करते थे, यानी धर्म को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। एक हिस्सा सरकारी कामकाज के लिए खर्च किया जाता, जैसे कि 100 रुपए है, ठीक है, 20 रुपए लगा दिए धर्म के क्षेत्र में, 20 रुपए लगा दिए सरकारी कामों के लिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ पैसे, तीसरा जो हिस्सा है वो अधिकारियों पे खर्च करते थे, यानी कि उनको वेतन वगैरह देते थे, ठीक है। और जो चौथा हिस्सा है वो मतलब कुछ लोगों को इनाम वगैरह देते थे, यानी कि 100 रुपए है, आप ये समझो कि राजा हर्ष ने 20 रुपए धार्मिक कार्यों के लिए खर्च कर दिए, 30 रुपए सरकारी कामकाज के लिए खर्च कर दिए, और आप ये मानो फिर 30 रुपए वापस अधिकारियों को तनख्वाह सैलरी दे दी। कितने रुपए बचे? 20 रुपए बचे, 20 रुपए का इनाम बांट दिया। तो अपनी आय को चार भागों में बांट दिया करते थे, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के टाइम पर दोस्तों जनता दुखी नहीं थी। जनता दुखी कब होती है? जब उनपे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स कितना लगाते थे? 1/6 टैक्स लगाते थे किसानों पर, यानी कि 100 किलो किसी के खेत में अगर गेहूं होता है, ठीक है, यहाँ पे 6 किलो मानो आप, 6 किलो अगर किसी के खेत में अगर गेहूं होता है तो 1 किलो गेहूं उससे लिया जाता था, 5 किलो वो खुद रख लेता था। लेकिन दोस्तों अंग्रेज कितने दुष्ट थे, उन्होंने 65% तक लगान वसूला है। उन्होंने तो किसानों का खून ही चूस लिया, इसलिए किसान काफी नाराज थे, परेशान थे, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन के टाइम पर जनता खुश थी, किसान खुश थे। साथ ही साथ जो राजा हर्षवर्धन है दोस्तों, खनिजों पर भी कर लगाते थे, और साथ ही साथ टोल टैक्स भी पहले चलता था, कि मतलब अगर कोई व्यापारी किसी दूसरे इलाके में अपनी गाड़ी पर कुछ सामान वगैरह लेकर चल रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ता था। साथ ही साथ कुछ और भी करते, जैसे कि बलि कर, किसी अगर जानवर की बलि देनी है उस पर भी उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। अब देखो, अर्थव्यवस्था पढ़ लिया आपने, अधिकारियों के नाम देख लिए। अब सैनिक शासन और समझ लो कि कौन कौन से सैनिक वो सेवा देते रहे थे वहां पर। सैनिक शासन, बस थोड़ी देर की और क्लास है फिर ऑफ करते हैं, सैनिक शासन समझ लो। अब देखो, साम्राज्य की सुरक्षा हेतु राजा हर्षवर्धन ने अपनी जो सेना है दोस्तों काफी मजबूत बना दी और संगठित बना दी। सेना में क्या क्या होता था? पैदल सैनिक होते थे, पैदल सैनिक होते थे, ठीक है, और हाथियों की सेना होती थी, हाथियों की सेना, साथ में घोड़ों की सेना भी हुआ करती थी। ओके, तो इस तरह से अगर एक सेना में पैदल सैनिक भी होंगे, हाथियों की जो सेना है वो भी होगी, घोड़ों
की जो सेना वो भी होगी। अब देखो घोड़े किस काम में आते हैं, घोड़े अगर किसी राजा के पास में सबसे ज्यादा है, और घोड़े अच्छे किस्म के होने चाहिए, कमजोर टाइप के घोड़े नहीं चाहिए जो कि भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन घोड़े इसलिए रखते थे सेना में ताकि उन पर एक सैनिक बैठ करके भाला चला सके, तीर चला सके, ठीक है, अपने शत्रु पर वो टूट करके पड़े, उसका जो शत्रु है, दुश्मन है, वो तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाए, तलवारबाजी अच्छे से कर सके, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी के साथ में पहुंचा जा सकता है। घोड़ा कहीं भी चल सकता है, ठीक है, किसी रफ एंड टफ सरफेस भी चल सकता है, ठीक है। अगर आप घोड़े के पैर के नीचे वो स्टील का जो बांध देते हैं, नाल कहते हैं उसको, ठीक है, तब घोड़े के जो खुर रहते हैं, मतलब जिसको वो कहते हैं, तो वो घसते नहीं है, और घोड़ा फिर कहीं पर भी चल सकता है। हाथियों का क्या काम था, कोई अगर मजबूत दरवाजा तोड़ना है, ठीक है, अगर सैनिकों को कुचल के मारना है, तो हाथियों का प्रयोग किया जाता था, और हाथियों के ऊपर भी बैठ के सीधे भाले फेंकते थे, वो भाले सीधे शरीर के अंदर घुसकर शत्रुओं का दमन कर दिया करते थे। पैदल सैनिक तो जरूरी है ही, उनके हाथों में तलवार वगैरह रहा करती थी। अब ऐसा बताया जाता है कि राजा हर्षवर्धन की जो सेना है, उसके अंदर 20,000 घुड़सवार थे, ठीक है, और 60,000 हाथियों की संख्या थी। अब देख लो कितनी बड़ी सेना रही होगी, 60,000 हाथी चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, और अगर कोई दुश्मन होगा छोटा मोटा, वो तो वैसे ही भाग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऊंटों का भी प्रयोग किया है, ठीक है, ऊंटों की सेना का भी प्रयोग किया था राजा हर्षवर्धन ने, और कुछ नौसेना का भी प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखो पैदल सैनिक भी है, हाथी भी है, घोड़े भी है, ऊंट भी है लड़ने के लिए, और नौसेना भी है जो समुद्र वगैरह में लड़ती है, ठीक है। तो सेना इनकी संगठित थी, काफी मजबूत थी, इसीलिए सेना के दम पर ही इन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत पर, सिंध से लेकर पश्चिम बंगाल, कितना बड़ा इलाका है, ठीक है, उस पर शासन किया था अपने सेना के बलबूते। इसके अलावा दोस्तों राज्य में अगर कोई षड्यंत्र होता है, तो उस षड्यंत्र का पता लगाने के लिए राजा हर्ष ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर कौन लोग होते हैं, जो कि मतलब सिविल ड्रेस में घूमते रहते हैं, आप और हमारे जैसे लोग ही दिखते हैं, लेकिन वो सरकार के लिए काम करते हैं, वो राज्य के लिए काम करते हैं। तो वो लोग बता देते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके खिलाफ ही षड्यंत्र रच हैं, तो राजा उनको मरवा दिया करता था या फिर सजा दिया करता था, देश से निकाल दिया करता था। अब देखो पुलिस अधिकारियों के कुछ नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप आज के टाइम पे कांस्टेबल देखते हो, सब इंस्पेक्टर देखते हो, इसके अलावा डिप्टी एसपी एसपी देखते हो, आप डीआईजी देखते हो, वैसे ही अधिकारियों के नाम हुआ करते थे पुलिस के। एक अधिकारी था दंड पाशिक, ठीक है, दंड पाशिक एक पुलिस का अधिकारी था, जिसका काम क्या था, उस क्षेत्र में कानून एवं न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है खत्म, और चैप्टर नंबर जो 3 है वो काफी अच्छे से समझा है, ठीक है।